Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर है। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया की दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा हट कर है भारत की उस हट धर्मी पर जिसमें वो मुसलमानों का कत्लेआम करने का एक बहाना ढूंढता है और ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। इस पे कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले ये बताएं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनेट पर आपके पास मौजूद है। आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो आप देखेंगे टॉप पर इंडिया का नाम आएगा। अगर आप गूगल पे जाएं और लिखें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मीट कंट्री, तो भारत का नाम आएगा। भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि एक डबल स्टैंडर्ड हमेशा खेलता है, कहता है कि हम जमहूरियत हैं। दुनिया मान रही थी कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये मक्कारी है, झूठ है, फरेब है। भारत जमहूरियत नामी को बात जानता ही नहीं। जिस मुल्क का एक वजीर ये कह रहा हो कि सर्टन सालों के अंदर तमाम भारत हिंदू हो जाएगा और ईसाई और मुसलमान भी हिंदू हो जाएंगे या इस मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। Now listen to me, Christians. What the leaders of India are saying that within certain years, I think he said 25 or 50 or something. I will see if I can provide you a tape and we play that tape. He's saying that within that particular time, the entire India will be Hindu, including Christians, and or otherwise they will be kicked out of the country. And here in America, a Christian country, hey, Europe, a Christian country, is supporting India. Yet in India, everyday innocent people are killed because they are eating meat, or they've been accused to eat meat, cow meat, because it's a mother of God in their religion. Now, I respect their religion. मुझे उनके मज़हब से कुछ लेना देना नहीं। मैं उनके मज़हब का एहतराम करता हूँ, जैसे मैं क्रिश्चियनिटी का एहतराम करता हूँ, जुडाइज़्म का करता हूँ, क्योंकि मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया है, मेरे मज़हब ने मुझे ये सिखाया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। हमें ये तरबियत दी गई है कि दूसरों के मज़हब की एहतराम और इज़्ज़त करो ताकि वो तुम्हारे मज़हब का एहतराम करें। लिहाजा मैं हिंदू मज़हब का एहतराम करता हूँ। वो मीट नहीं खाना चाहते, मत खाएं। मेरे बहुत से ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण दोस्त हैं, वो मीट नहीं खाते। हम दोस्ती में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, हम में कोई झगड़ा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी आर सिविलाइज्ड पीपल। लेकिन क्या बात है कि भारत के अंदर, अभी आपको एक टेप दिखाने लगाऊं, कि एक घर में घुसकर सारे दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, मियाँ बीवी को इतना पीटा जाता है कि मंदिर से एक अफवाह उठा दी गई कि इसके घर में गाय का गोश्त है और ये गाय का गोश्त स्टॉक किया और खाता है। और जब उसको मार दिया गया उस मुसलमान को, फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये साबित हुआ कि वो गाय का नहीं बल्कि बकरे का गोश्त है। नाज़रीन, इससे पहले कि कुछ मैं और आगे कहूँ, दुनिया में कौन कौन से मुल्क हैं जो नंबर 1 गोश्त हैं कि यानी एक्सपोर्टर हैं, ज़रा ये छोटी सी एक वीडियो मुलाज़ा फरमाइए और इसके बाद मैं प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूंगा। एक मासूम आदमी के कत्ल की वीडियो जो जमहूरी भारत के हाथों, जहां पुलिस खामोश रही, उनकी सेना खामोश रही, उनके सियासतदान खामोश रहे और एक मजलूम बेगुनाह शहरी को बरसरेआम कत्ल कर दिया गया बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। दैट्स व्हाई दे किल्ड हिम, बिकॉज ही ईट मीट।
They killed that Muslim because he ate meat, a cow meat. And yet, upon the forensic report, they determined it was not a cow meat, it was a goat meat. And they are saying within certain years, there will be no Christian in India, there will be no Muslim, no other religion in entire India will be Hindu. Then how that kind of country can be a biggest democracy in the world? We'll talk about it. Let's watch this video. नमस्कार, मैं संगीता तंवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। यूपी के दादरी इलाके में एक 50 साल के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसके 22 साल के बेटे को मार कर अधमरा कर दिया। ऐसा उसके अपने गांव वालों ने किया है। खबर के मुताबिक इस बात की अफवाह फैल गई थी कि मोहम्मद अखलाक, उसके बेटे और बाकी परिवार ने घर में न केवल गाय का मांस स्टोर करके रखा है, बल्कि उसे खाया भी है। इसके बाद गांव वालों ने गुस्से में अखलाक के घर पर हमला कर दिया। घटना बिसारा गांव की है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम एनपी सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने अफवाह फैला दी कि अखलाक के घर में गाय का मीट रखा हुआ है और वो गोवध में शामिल है। गांव वालों के मुताबिक 16 सितंबर को बिसारा गांव में एक बछड़ा गायब हो गया था और फिर उसके बाद बछड़े के शरीर के टुकड़े अखलाक के घर के करीब मिलने की अफवाह मिली। अफवाहों के मुताबिक अखलाक एक पॉलिथीन में बीफ लेकर जा रहा था कि तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वो पॉलिथीन वहीं फेंक दी गई। एसएसपी किरण एस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता लगा कि स्थानीय मंदिर से इस बात का ऐलान किया गया कि अखलाक का परिवार गाय का मांस खाता है। एसएसपी के मुताबिक हमें बताया गया कि कुछ लोग मंदिर में घुसे हैं और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ये ऐलान किया है। अखलाक की 20 साल की बेटी साजिदा ने बताया, गांव के 100 से ज्यादा लोग घर में घुस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने घर में गाय का मीट रखा हुआ है। उन्होंने घर के दरवाजे तोड़ डाले और मेरे पिता और भाई को पीटने लगे। गांव के लोगों ने उसे इतना मारा कि अखलाक की मौत ही हो गई, जबकि उसके बेटे दानिश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ दंगे और मर्डर का मामला दर्ज किया है। इनमें से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी लोग गाँव के ही हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अखलाक के घर से बरामद मीट के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजे हैं। वहीं अखलाक की बेटी का कहना है कि फ्रिज में मटन रखा था, बीफ नहीं। गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को गांव लोगों ने तोड़फोड़ भी की। एक पुलिस की वैन समेत कई गाड़ियां तोड़ डाली, एक मोटरसाइकिल में आग भी लगा दी। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो अभी तक इस बात की जाँच कर रही है। डीएम ने कहा कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस तैनात है और हालात अभी काबू में है। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए oneindia.com। नाज़रीन, आपने एक छोटी सी टेप आपकी लीजिए। अब आपको फिगर्स देते हैं। नंबर 1 कंट्री इन अ वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग मीट इज इंडिया। आप इंटरनेट पे जाएं, ये अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। गूगल पे जाएं और जस्ट गूगल पे टाइप करें मीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 अमेरिका। समझ ये नहीं आती कि वो मुल्क जो कि गोश्त खाने पे पाबंदी लगा रहा है, कह रहा है गोश्त मत खाओ, और वही गोश्त गाय का गोश्त, और वो गाय का गोश्त काऊ मीट जिसमें भारत में खाने पे पाबंदी है, जिसमें गाय भारत में से काटने में ज़बह करने पे पाबंदी है, वही पवित्र हिंदुओं के स्लॉटर्ड हाउस हैं, उसको स्लॉटेड करके डब्बों में डालकर खूबसूरत पैकेट बनाकर अपनी गौ माता को नॉन हिंदू को खिला रहे हैं। आपने खुद टेप देखी है नाज़रीन। इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, जरा देखिए। हिंदुस्तान खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। आज तक मैं भी ये मानता था, लेकिन मैं आज उसको जमहूरी मुल्क मानने से इनकार करता हूं। वो कम्युनिस्टों से भी बदतर है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर किसी के धर्म की भी आज़ादी ना हो, किसी के मजहब की आज़ादी ना हो, किसी को किसी की वजह से, मजहब की वजह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो, खा वो पाकिस्तान हो खा वो भारत हो, वहां कोई जमहूरियत नहीं है। भारत में कोई जमहूरियत, भारत इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इज ए वर्स देन कम्युनिस्ट। इससे भी नीचे अगर कोई होता तो मैं भारत को वो लिख देता कि दुनिया का बदतरीन कंट्री है जहां पर मजहब की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जाता है। एंड दे से देयर विल बी नो क्रिश्चियन इन इंडिया, they all will be Hindu or they'll be kicked out. America is the greatest country in the world. We can say America is the greatest country in the world. Why? Because they're all different religion, all different cultures, languages, they all put under one red and white blue flag. Nobody in the United States bothers you
practicing your religion with some idiots like Ku Klux Klans or this kind of idiots a lot. हिंदू वशवा प्रसाद जैसे भारत में है, वो एक ऐसा गंदा ग्रुप है जिसको बैन होना चाहिए। लश्कर तैयबा से भी बुरा है, लश्कर जंगी से भी बुरा है, तालिबान से भी बुरा है, इसीलिए कहा जाता है हिंदू तालिबान। भारत इज ए कंट्री ऑफ अ हिंदू तालिबान, हिंदू दहशतगर्द तालिबान, क्योंकि वो दहशतगर्दियां फैलाते हैं। अगर हम जब ये कहते हैं भारतीय हिंदू दहशतगर्द तालिबान, तो वो गलत तो नहीं कर रहे, दहशतगर्दी फैलाते। हिंदू वशवा प्रसाद ने, बीजेपी ने क्या किया? दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी उनका वजीर आजम है, दहशतगर्द मुल्क का दहशतगर्द वजीर आजम। नाज़रीन, ये सोचने की बात है। अब आप ये कहेंगे कि आपने फिगर्स कहां से ली? जब आप ये आर्टिकल इंटरनेट पे पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये तमाम फिगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं, ये दुनिया की निशानदही करता है। नाज़रीन, मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये जानकर कि भारत में किस तरह से लोगों को मारा जाता है गोश्त खाने पर। जमहूरियत तो वो होती है कि आप जो मर्जी करो, आपको इजाजत है। अगर एक मुसलमान गोश्त खाना चाहता है, एक कोई सांप खाना चाहता है, कोई मछली खाना चाहता है, उसे खाने दो, ये उसका मसला है। आप मत खाओ। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वालों, तुम तो कम्युनिस्ट कहलाने के भी काबिल नहीं रहे। भारतीय हिंदू दहशतगर्द तालिबान, ये तालिबानों की गवर्नमेंट है। भारत में जो हुकूमत कर रही है बीजेपी, दिस इज इंडियन हिंदू तालिबान दहशतगर्द गवर्नमेंट। इनका वजीर आजम दहशतगर्द, इनके मिनिस्टर दहशतगर्द तालिबान, हिंदू दहशतगर्द तालिबान। सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं साबित कर दिया आपको, बेगुनाह आदमी के घरों में घुसकर मार रहे हैं। आज की बात है कि पाकिस्तान से कल रात को एक ऐसी बच्ची जो बॉर्डर पार कर गई थी 10, 15, 14, 15 साल पहले, गलती से गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ईदी फाउंडेशन ने अपनी बेटी बनाकर रखा। वो हिंदू लड़की थी, किसी ने उसको मुसलमान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम मुसलमान नहीं करते, जबरदस्ती मुसलमान नहीं करते यहां तो। और उसको फिर आज यानी कल रात इंडिया पहुंचाया गया बड़े एहतराम के साथ। पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स उसको कवर कर रहे थे। काश हमारे 469 प्रिजनर जिन्होंने बॉर्डर पार किया, वो आप भी हमें इसी तरह से मोहब्बत से वापस करें। लेकिन आप ठहरे भारतीय, आप कब करोगे? आप तो एक हिंदू दहशतगर्द तालिबान हो, आप तो मुसलमानों के खून के प्यासे हो। नाज़रीन, बातें मेरी सख्त होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। मैं हक़ाइक़ पे बात करता हूं। दुनिया के सामने आप वीडियोस देख रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है, उनके लीडर ये कह रहे हैं कि अगले 10-20 साल में हिंदुस्तान के अंदर कोई गैर हिंदू नहीं रहेगा। दे ऑल विल बी हिंदू और दे विल बी किक्ड आउट, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस। सो अमेरिकन क्रिश्चियंस शुड टेक अ नोटिस ऑफ दिस। ये तो उनकी वीडियो पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इसकी वीडियो लगाइए, आप इसकी वीडियो देखेंगे। मैं दिखाता हूं, लीजिए, देखिए वीडियो। Ashok Singhal ji does not know that the secular roots of this country are too deep to be shaken. Ashok Singhal ji should answer as to who has made the VHP the custodian of the Hindus in this country. The Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Christians are all the very fabric of this country ensures that diversity is our strength and we respect our diversity, and these are the very people who laid down their lives for the independence of our country, and people like Ashok Singhal cannot put an end to the secular fabric of this country. Ashok Singhal and the likes of Ashok Singhal, they are dictating the terms of political discourse in this country. I mean, first of all, he doesn't know what it means to be a Hindu, because if I go by their definition of Hindu,
crores of us, crores of Indians like us will probably not fit into the definition of his idea of Hinduism. But more than the complaint against Mr. Singhal, I mean, who has the tendency to go berserk every now and then, I have the biggest complaint against my Prime Minister, who spoke with such loud words on moratorium on these kind of issues last year from the ramparts of Lal Killa. What happened to that? I mean, Prime Minister must realize that he is no more the campaign leader of a saffron brigade. He is the Prime Minister of this country and must take immediate measures so that voices like Singhal are silenced forever. 2020 की बात क्यों कर रहे हो? हम तो बोलते हैं कि आज ही हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से या उससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देश जो है वो जन्मतः हिंदू राष्ट्र है और हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही है। सरकार की तरफ से अधिकृत घोषणा होने की भी हम कोई जरूरत नहीं समझते। इस देश के 100 करोड़ हिंदू जो है वो मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। 2020 तक रुकने की जरूरत नहीं है। आज है, कल था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। क्यों नाज़रीन, यकीन आया? आप देखिए, आपने, ये है असल भारत का चेहरा, जिसे छुपाए बैठा था घूंघट ओढ़े हुए। सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मजलूमों का मुल्क, मजलूम कश्मीरियों के साथ भी यही हुआ। अटूट अंग बना दिया, एक कागज के टुकड़े पे लिख के दिया हुआ कश्मीर दिया या नहीं दिया, मालिक बन के बैठ गए। कश्मीरियों की अपनी जमीनें हैं, वहां पर अपने घर हैं, उसका भारत मालिक कैसे बन गया? सोचने की बात है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी के कल्चर के। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडियन, आई सिट विद देम, एंजॉय विद देम, माय क्लाइंट्स आर इंडियन। We don't talk about this. They don't tell me about what's wrong with Islam. I don't tell them what's wrong with Hinduism. Why should I? That's their belief. More power to them. I respect their religion. I go to their parties and enjoy. They come to our party and we enjoy together. हिंदुस्तान में जो बच्ची अभी पाकिस्तान से गई है, आप इससे देखें कि millions hearts were talking with each other. Millions hearts. दिलों ने दिलों से बात की है। भारत के अवाम में कोई नुक्स नहीं है, वो दिलों से दिलों की बात करते हैं। भारत से उठ के ये लोग पाकिस्तान आए हैं। अगर हम दिलों से दिलों की बात को कराने लग जाए, हुकूमतों के फैसले हैं जो वही पाकिस्तान और भारत का अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो कारोबार किया जाए, नफरतों को भुलाकर साइड पर रखकर, तो ये मुल्क कहां से कहां जा सकते हैं। गोल्डन स्पैरो है दुनिया की। लेकिन हमने ये नहीं करना, क्योंकि उधर चंद दहशतगर्द हिंदू तालिबान बैठे हैं, इधर चंद मुल्ला दहशतगर्द बैठे हैं जिन्होंने ये करवाते रहना। हमारे पास जरा कम है, उनके पास ज्यादा है, क्योंकि हमारा छोटा मुल्क है, उनका बड़ा मुल्क है। अब ये को तुक बनता है कि आप गाय के खाने पर पाबंदी लगा दो और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हो और दुनिया का सबसे बड़ा गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री भी हो, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, मैंने आपको दिखाई है, मैंने आपको टेप दिखाई है किस तरह से घर में घुसकर बंदे को मारा गया है, एक मुसलमान को। ये तो एक टेप है, ऐसे हजारों मुसलमान रोज मारे जाते हैं, ऐसे हजारों मुसलमानों की बच्चियों को उठाकर रेप कर दिया जाता है। हिंदू दहशतगर्द तालिबान picked up Muslim girls and they gang raped them, then chop their body in small pieces and throw them in ditches or feed them to the crocodiles. That's every day in India. Now India is saying there will be not a single Christian left in their country. They will become Hindu and they kick them out, including Muslims. Was the world going to stay silent? What's wrong, Mr. Obama? What's wrong with you? क्या problem है तुम्हारी? You don't love America, or you do love American red, white and blue flag? Think about it. Act on it. Go to the United Nations and say you cannot kill innocent citizens because they want to eat meat. Mr. Obama, you yourself eat meat. I love eat meat. I love to eat steaks. So what's wrong with it? I'm asking all meat lovers, people who eat meat, people who eat steaks, barbecues, briskets. I'm asking you to stand up for rights of those innocent Muslims in India who want to eat meat. India have banned to kill a cow in India, to eat
cow meat. Yet, India is the biggest exporting cow meat country. Double standards. I pray to God that meat lover in America and other part of the world will join me with the help of the innocent people residing in India who have a choice to eat meat. No, very simple thing, gun laws. There's a gun lobby in America who want to shut down the gun laws, and I'm a gun lover. I feel the guns does not kill people, people kill people. Agar humne guns ko ban kar diya, if we ban the guns, the criminal will still buy guns in a black market. So gun law should not be banned. Having said that same way, what's a gun law? This is food, this is meat which we eat, we have to eat. 80 million cows are wandering in India, dying, being old, yet the whole country is dying for hunger. That's it, that's India. Country dying for hunger, but they will not eat meat and they will not be other let eat meat. So I'm on. आइए जरा स्टेट को मुलाजा फरमाइए. ये मुल्क इतना बड़ा है कि यहाँ के रहन सहन, तौर तरीके, ज़बान और पहनावे से लेकर खान पान यानी फूड हैबिट में बड़ा अंतर देखा जा सकता है. शाकाहारियों और मांसाहारियों के बीच तो फर्क है ही, लेकिन मांसाहारियों के बीच भी कई तरह के खांचे बटे हुए हैं. राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे भारत में मांस उद्योग की. मैं हूं दिलीप खान. ये डिब्बा अब निर्यात के लिए तैयार है. कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी में लाद दिया जाएगा. ये पैकेट कंटेनर में आ गया तो फिर समझ लीजिए कि दूर देश में बैठे लोगों की प्लेट तक इसके पहुंचने के सफर की शुरुआत हो गई है. भारत में यह कारोबार बहुत पुराना नहीं है, लेकिन पिछले 2 दशकों में यहाँ मांस उत्पादन लगातार बढ़ा है. अगर निर्यात में हुई बढ़ोतरी पर नजर दौड़ाएं तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं. महज 5 वर्षों के दरमियान भारत ने इस क्षेत्र में कई बड़े निर्यातकों को पीछे छोड़ दिया. 2009-10 में भारत का निर्यात में स्थान तीसरा था. 2010 में भारत ने कुल 917 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात किया. 2011 में यह आंकड़ा 1268 मीट्रिक टन पहुंच गया. 2012 में भारत ने 1411 मीट्रिक टन का निर्यात किया तो 2013 में यह बढ़कर 1765 मीट्रिक टन पहुंच गया. भारत के मामले में बीफ का मतलब बफेलो मीट यानी भैंस का मांस है. देश में गाय के मांस के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी है. 2013 की अंतिम छमाही में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत बफेलो मीट का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया. आज की तारीख में नो डाउट इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर बन चुका है बफेलो मीट का. ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और नंबर 3 पर आ गए हैं. मगर बहुत बड़ा मार्केट जहां इंडिया अभी सप्लाई नहीं कर रहा है, उन मार्केट में जब इंडिया की सप्लाई चालू हो जाएगी तो ये मैं समझता हूं जो बिजनेस है वो डबल हो जाएगा. भारत अभी चीन और रूस जैसे बड़े उपभोक्ता देशों को मांस का सीधे निर्यात नहीं करता, लेकिन कुल 65 देश हैं जहां भारत से मांस भेजा जा रहा है. दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय मांस का सबसे बड़ा आयातक है. इसके बाद खाड़ी देशों का नंबर आता है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के अलावा यूरोप में भारत से बड़ी मात्रा में मीट का निर्यात हो रहा है. अकेले वियतनाम में भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा जाता है. बीते 1 साल में वियतनाम को हुए निर्यात के कुल मूल्य में 229% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मात्रा के लिहाज से देखें तो ये इजाफा 100% के आसपास ठहरता है. 65 कंट्रीज में बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर हमारा मैक्सिमम मीट जो जाता है वियतनाम को जाता है. और उसके अलावा 64 more कंट्रीज हैं. डायरेक्ट एक्सपोर्ट चाइना में और रशिया में मार्केट अभी खुली नहीं है. गवर्नमेंट का प्रयास जारी है. वियतनाम जैसे छोटे देश में इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात की वजह गौरतलब है.
चूंकि चीन के साथ भारत का सीधा मांस व्यापार नहीं होता, इसलिए वियतनाम के रास्ते ही माल चीन भेजा जाता है। फिलहाल भारतीय निर्यातकों की नजरें चीन के अलावा रूस पर भी टिकी हैं। इन दोनों देशों से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। दुनिया में होने वाले कुल मांस आयात का लगभग 20% इन दोनों मुल्कों को जाता है। यूक्रेन संकट के बाद जिस तरह पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाई, उसके बाद रूस अपनी घरेलू जरूरतों के लिए भारत की तरफ देख रहा है और भारत निर्यातक भी इस हालत को बेहतर मौका मान रहे हैं। इस बात की पुष्टि सरकारी एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा भी करती है। चाइना के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है, जिसमें वो लोग बोवाइन मीट में मार्केट एक्सेस के बारे में बात किए हैं और बोले हैं इन प्रिंसिपल दे हैव एग्रीड। इसके अलावा रसिया में एफएसबीपीएस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है टू लुक आफ्टर वेटनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विसेज, उनके साथ भी हमारा नेगोशिएशन चल रहा है एंड दे हैव आल्सो एग्रीड टू सेंड ए टीम टू विजिट अ फ्यू मीट एक्सपोर्टिंग प्लांट्स। तो हम दोनों मार्केट ओपन होने के बारे में होपफुल हैं। इन दो बड़े उपभोक्ता देशों के साथ सीधा व्यापार शुरू होने की आस कई कारोबारी लगाए बैठे हैं। फिलहाल उनका जोर अपना उत्पादन बढ़ाने पर है। बीते सालों में निर्यात इसलिए बढ़ा क्योंकि देश में मांस का उत्पादन बढ़ा। 2004 में बीफ के होने वाले कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 7% से भी कम था। 2010 में पहली बार यह आंकड़ा प्रतिशत में 2 अंकों में पहुंचा और 2014 आते आते कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20% के पास पहुंच गई। हालांकि भेड़ बकरे और मुर्गे का भी भारत से निर्यात होता है, लेकिन तेजी से बढ़ोतरी बीफ के निर्यात में ही हुई है। इस सूरत को देखते हुए कारोबारियों में काफी उत्साह है। इंडिया में देखिए 3 तरह के मीट अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। एक है बफेलो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और ये करीब 65 कंट्रीज में जाता है। बट मेजर कंट्रीज अगर देखें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब में जाता है एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इजिप्ट, जोर्डान, ईरान, ये सब में जाता है काफ़ी ह्यूज क्वांटिटीज। दूसरा कैटेगरी में गोट एंड शीप मीट भी एक्सपोर्ट होता है, मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। तीसरा कैटेगरी जो जाता है वो पोल्ट्री मीट जाता है एंड वो भी मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाता है। खेती और पशुपालन से जुड़ी तमाम सामग्रियों में निर्यात पर ध्यान दें तो लिस्ट में मांस का स्थान दूसरा है। भारत से इससे ज्यादा निर्यात सिर्फ बासमती चावल का ही होता है। भारत में मांस निर्यात में हुई बढ़ोतरी की एक वजह तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर इस उद्योग में कई नए कारोबारी सामने आए हैं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इन जानवरों की भारत में बड़ी तादाद है और इस बड़ी संख्या को यहाँ के कारोबारी पोटेंशियल के तौर पर देख रहे हैं। भारत में मवेशियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 58% मवेशी भारत में है, जबकि बफेलो मीट की घरेलू खपत बहुत कम है और यही वजह है कि उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद निर्यात में भारत नंबर 1 बन गया। भारत से ज्यादा बफेलो मीट का उत्पादन ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन में होता है, लेकिन ये तीनों दुनिया के बड़े उपभोक्ता भी हैं। भारत की कंपनी अलाना पूरी दुनिया में फ्रोजन हलाल बफेलो मीट की सबसे बड़ी उत्पादक और निर्यातक है। इस वक्त देश के कुल बफेलो मीट का लगभग 40% हिस्सा अकेले निर्यात करती है। लेकिन कारोबार की चमक को देखते हुए पिछले कुछ सालों में कई नई कंपनियां इस कारोबार में उतरी हैं। हमारा पुराना बिजनेस था, स्लोटर के कॉन्टेक्ट, गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट हम पर रहते थे, वो चले आ रहे थे, तो हमने मीट प्लांट को लगाया और ये शुरू किया। शुरुआत में हम जॉब वर्क करते थे, उसके बाद 2009 में हमने एक्सपोर्ट शुरू किया अपना। 100 टन का हमारा रेगुलर प्रोडक्शन है और इंक्रीज करने का हमने एनओसी के लिए डाला है। वो इंक्रीज की एनओसी मिल जाती है, हम इंक्रीज करेंगे।
देश में मांस निर्यात के लिए हर कंपनी के लिए एपिडा से लाइसेंस लेना जरूरी है। एपिडा ने जानवरों को ढोने से लेकर रखने, बूचड़खाने में काटने और मांस के पैकेजिंग तक हर चरण के लिए नियम कायदे बनाए हुए हैं। एपिडा ने जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया है उनके लिए गुणवत्ता और स्वच्छता का मानदंड बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं वो इन सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए प्रयोगशाला लाती हैं और एक्सपोर्ट से पहले तमाम जांच पड़ताल के बाद ही उसे बाहर भेजा जाता है। बूचड़खाने और प्रोसेसिंग प्लांट में जानवरों के आने और यहाँ मांस तैयार कर निर्यात के लिए भेजने की पूरी तय प्रक्रिया है। ये समूचे देश में लगभग एक जैसी है। ये है अलीगढ़ की क्वारसी मंडी। रविवार को यहाँ सब्जियों के साथ साथ जानवरों की भी खरीद बिक्री होती है। अलग अलग गांव से लाकर छोटे व्यापारी यहाँ मंडी में बड़े खरीदारों के हाथों जानवरों को बेच देते हैं। थोक के साथ साथ खुदरा व्यापारी भी अच्छे सौदे की उम्मीद में इस मंडी में आते हैं। 2 साल से पाला है, बड़ा अच्छी तरह से पाला चुका है, खूब अच्छी तरह से, बहुत हिफाजत करी है जाके हमने, तो इसलिए हमने कहीं हिसाब से बेचेंगे अपने माल के लिए। यहाँ भैंस, बकरे, कबूतर से लेकर बत्तख और मुर्गे तक बिक रहे हैं। दूर दराज से ट्रकों में लादकर यहाँ मवेशी लाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एपिडा से लाइसेंस हासिल कई बूचड़खाने और प्रोसेसिंग यूनिट हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करने वाला राज्य है। अकेले अलीगढ़ में कई ऐसे प्लांट्स हैं। जाहिर है यहाँ जानवरों की मांग बहुत ज्यादा है। इन प्लांट्स में सप्लाई के लिए बड़े व्यापारी मंडियों का चक्कर लगाते रहते हैं। प्लांट में आने के बाद मांस तैयार करने का असली काम शुरू होता है। बूचड़खाने में जाने से पहले जानवरों को टैग लगाना जरूरी है। इसके बाद एंटीमॉर्टम परीक्षण में ये जांचा जाता है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। नियम कायदों के मुताबिक ये जरूरी है कि दुधारू या गर्भवती मवेशी का इस्तेमाल मांस के लिए न हो, लिहाजा सरकारी डॉक्टरों की देखरेख में इसका परीक्षण भी होता है। प्रेगनेंसी चेक करते हैं और कोई भी प्रोडक्टिव एनिमल जो मिल्चिंग एज में नहीं हो, जिसका मिल्चिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है, अनप्रोडक्टिव है किसान के लिए। कितने लोगों की टीम है? हमारे पास 16 लोगों की टीम है एंड हमारे काम को गवर्नमेंट वेटरी डॉक्टर है वो हमको सुपरवाइज करते हैं। बूचड़खाने से निकलने के बाद और चिलिंग से पहले पोस्टमार्टम भी अनिवार्य है। बोनलेस करने से पहले इनका पीएच वैल्यू मापा जाता है, जो 6 से कम होना चाहिए। चिलिंग के बाद 24 घंटे के भीतर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है। फिर हड्डियों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद जो अनचाहे हिस्से हैं उन्हें छांट दिया जाता है, ताकि मांस की क्वालिटी निर्यात के लायक हो सके। सबसे महंगा आइटम टेंडर लाइन है, इसको टेंडर लाइन कहते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके वजह से फॉरेन कंट्री में इसका ज़्यादा डिमांड है, लेकिन बहुत कम ही क्वांटिटी में निकलता है ये। कुछ कंट्री में किसी पार्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसी कंट्री में किसी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे चाइना वगैरह में जो है वो उस तरह के पार्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं, जैसे उसको पकाने के बाद उसमें चिपक आती है, तो चाइना में वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं। पैकेजिंग के लिए इसी विभाग में बंटवारा हो जाता है। छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, मझोले पैकेट, हर हिस्से की अलग अलग मांग है। ये छोटा वाला हिस्सा कीमा बनाने के काम आता है और इराक के लिए इसे खास तौर पर पैक किया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों में बर्गर के लिए भी इसकी बड़ी मांग है।
लूज पैकिंग के बाद इसे जमाने के लिए ब्लास्ट फ्रीजर में 16 से 18 घंटे तक रखा जाता है। ये ब्लास्टर रूम है जहाँ पर मांस को बोनलेस करने के बाद बड़े टुकड़े को इस ब्लास्टर रूम में रखा जाता है, जहाँ पर तापमान लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। 16 से 18 घंटे तक रखने के बाद मांस का टुकड़ा फ्रोजन हालात में यानी पूरी तरह जम जाता है और उसके बाद यहाँ से फाइनल डिलीवरी के लिए डिस्पैच किया जाता है। अब ये मांस 1 साल तक खाने लायक बन गया है। फ्रीजर से निकलने के बाद जिन देशों में इसे भेजा जाना है, उनकी भाषा में सूचनाएं इस डिब्बे पर चिपकाई जाती हैं। पैकिंग के बाद इसे मेटल डिटेक्टर मशीन से जांचा जाता है ताकि धातु का कोई टुकड़ा अगर इसके भीतर रह गया हो तो उसे हटाया जा सके। निर्यात कंपनियों के लिए सरकारी नियम के तहत ये जरूरी है। अगला चरण कोल्ड स्टोरेज और फिर कंटेनर के जरिए रवानगी, यानी निर्यात के लिए माल पूरी तरह से तैयार है। तो अब तक हमने बात की मांस उद्योग के आर्थिक पहलुओं पर। आगे और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हम इसकी राजनीति और समाज शास्त्र पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं भारत के मांस उद्योग की। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर लोगों के बीच उत्साह भी है और तकरार भी। एक तरफ जहां ये उद्योग लगातार नया उछाल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसको बंद करने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। हम इनको तंदुरुस्त बनाते हैं खिला पिला के, और कसाई वगैरह जो होते हैं वो ज्ञावन नहीं रहती भैंसे, वो कच्चे मुफ्त जैसे पैसों में ले जाते हैं और वहाँ कट्टी घर में कटवा देते हैं वो लोग, और इस कट्टी घर से हमें बड़ा नुकसान हुआ था। मांस कारोबार को लेकर कई तरह के ऐतराज हैं। कई संगठनों ने इसे बंद करने की मांग की। संसद की याचिका समिति ने फरवरी 2014 में मांस निर्यात पर एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई सिफारिशें की गईं। समिति ने कहा कि स्वच्छता की पड़ताल के लिए जांच समिति बनाई जाए। मांस निर्यात नीति की जांच एक स्वतंत्र आयोग से कराई जाए। पुराने बूचड़खानों में एपिडा के सारे नियम लागू होने तक नए बूचड़खाने न खुलें। प्रदूषण पर लगाम कसने की दिशा में पहल हो। मादा भैंसों को काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। जानवरों को काटने में न्यूनतम निर्ममता सुनिश्चित की जाए। अगर निर्यात कंटेनर्स में गाय का मांस मिले तो कंपनी का लाइसेंस रद्द हो। ये तो नहीं कि हमने कि किसी को मीट मत खाने दो, हमने तो कहा गाय का मीट मत खाने दो, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से बकरे के पर प्रतिबंध लगाए, ये तो हमने कहीं कहा नहीं है। लेकिन आप मीट को एक्सपोर्ट करें, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि अब जरूरत युद्ध की नहीं है, बुद्ध की जरूरत है। जब बुद्ध की जरूरत है तो फिर ये मीट के मामले में बुद्ध की जरूरत है, मीट के मामले में भी गांधी की जरूरत है। हाल के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में पिंक रिवॉल्यूशन कहते हुए मांस निर्यात का मुद्दा उठाया था। लेकिन हकीकत ये है कि मांस के इस कारोबार के साथ आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं। इसीलिए तकरीबन हर राज्य में पिछले 10 साल में इस कारोबार में 2 गुना इजाफा हुआ है। भारत में 2007-2008 में महज 40 लाख टन का मांस उत्पादन होता था। ये 2009-10 में 45 लाख टन हुआ और 2011-12 में ये आंकड़ा बढ़कर 55 लाख टन पहुंच गया। इस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सबसे आगे हैं। जो बीट इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी नेशनल जो इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्री है, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स जो बफेलो रियर करते हैं, उसके बाद पहले तो यूज़ करते हैं दूध के लिए। जब वो भैंस दूध देना बंद कर देती है और इकोनॉमिकली अनवायबल होती है और नॉन प्रेगनेंसी वीक होती है, जो नहीं होती है, नहीं कर सकती है,
उनको फार्मर रिप्लेस करता है। जब वो रिप्लेस करता है तो वो जानवर जो हैं जो उसके काम के नहीं हैं वो मीट इंडस्ट्री में आ जाते हैं, उसके बदले में उनको अच्छा पैसा मिल जाता है और कुछ अपनी तरफ से ऐड करके वो नई भैंस खरीद लेता है ताकि उसका जो है परिवार चलता रहे, उसकी इनकम बढ़ती रहे। पशुओं से बेरहमी के अलावा जानवरों की संख्या में संभावित कमी ऐसा मसला है जिसके कारण इस कारोबार को बंद कराने की मांग कई समूहों के एजेंडे में है। वैसे पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2007 से 2012 के बीच दुधारू गायों और भैंसों की संख्या में 35 लाख की बढ़ोतरी हुई। ये संख्या 8 करोड़ 5 लाख तक पहुंच गई। वहीं भैंसों की कुल संख्या में 34 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। इनकी तादाद 10 करोड़ 87 लाख हो गई। इसके साथ साथ मुर्गे मुर्गियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पशुओं की वृद्धि का तो प्रश्न ही उठता है। जब पशु आप मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ये कॉमन सी बात है। तो ये गणना कौन से की है? मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में तो आज तक कोई पशु की गणना करने आया नहीं। मेरे भाई से मैंने पूछा, आता है क्या कोई गांव को पशु की गणना करने वाला? वो कहता है आदमी की गणना करने वाला 11 साल में आता है, पशु की तो कभी आता नहीं। या आपके पास कोई आया पशु की गणना करने वाला? ये तो एक उन्होंने अंदाज लगा लिया कि हाँ साहब इतने पशु थे, अब इतने बढ़ गए हैं। एक दलील ये भी है कि मांस उद्योग के चलते दूध उत्पादन पर खराब असर पड़ा है। लेकिन कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2007-8 में भारत में 10 करोड़ 70 लाख टन दूध का उत्पादन होता था। 2010-11 में ये बढ़कर 12 करोड़ 18 लाख टन हो गया और अगले साल यानी 2011-12 में ये आंकड़ा 12 करोड़ 80 लाख टन पहुंच गया। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र का नंबर आता है। मांस उत्पादकों का कहना है कि वो दुधारू जानवरों को नहीं काटते, लिहाजा उनके व्यापार से दूध का कारोबार प्रभावित नहीं होता। मांस निर्यात की नीति से जुड़े लोगों का मानना है कि इस कारोबार पर पाबंदी लगी तो उससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। काफ़ी सारे लोगों का ईटिंग हैबिट्स जो है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, पहले तो इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ेगा। सेकेंडली, मीट इंडस्ट्री ऑल्सो इज helping so many people in employment, in so many farmers in getting a good remunerative price for their buffaloes, for their goats, sheep. कल के डेट में अगर बंद हो जाता है तो जो बफलो को 25-30 हज़ार रुपये में बेच पा रहा है वो शायद उतने रुपए में नहीं बेच पाएगा। सो फार्मर्स विल ऑल्सो बी डिसएडवांटेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू मीट एक्सपोर्ट, वो भी बंद होगा। कारोबारियों का तर्क है कि बेकार पशुओं का मांस उद्योग के लिए खपत नहीं होगा, तो चारे का जो हिस्सा दुधारू जानवरों को मिलना चाहिए उसको इन पर खर्च करना पड़ेगा। लिहाजा ये किसानों पर और ज्यादा बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। इसके अलावा मीट इंडस्ट्री कोई अलग थलग उद्योग नहीं है, बल्कि इसके साथ कई तरह के और भी कारोबार फल फूल रहे हैं। लिहाजा इस पर पाबंदी का असर उनसे जुड़े लोगों पर भी पड़ेगा। 100% यूटिलाइज जानवर को होता है, कुछ वेस्ट इसमें से नहीं निकलता है। बिल्कुल 100% जानवर जब स्लॉटर करते हैं उसमें पहले डी बोन, डी ग्लैंडेड फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसके बाद जो बोन्स होते हैं उनको रेंडरिंग प्लांट में पूरी तरह क्रश करने के बाद उसमें निकलता है पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट मिलता है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री काम आता है। उसके बाद टैलो निकलता है जो टैलो सोप इंडस्ट्री में यूज होता है नॉर्मली, और ये जो टैलो है किसी जानवर को नहीं दिया जाता है, मतलब वेट गेन करने के लिए वगैरह दूसरे को नहीं किया जाता। और तीसरी है ब्लड मील। ब्लड मील जो है फिशरी प्रोडक्शन में काम आता है जिसका कि 90% आपका प्रोटीन है। चमड़ा उद्योग के अलावा साबुन, टूथपेस्ट और दवाई कंपनियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। जानवरों के अलग अलग हिस्से इन उद्योग के काम आते हैं। ज्यादातर बड़े प्लांटों में मांस निर्यात के बाद शरीर के बेकार पड़े हिस्सों को रेंडरिंग के बाद इन उद्योगों के मुफीद बनाया जाता है। प्रदूषण के मुद्दे पर नियमों की गंभीरता को देखते हुए एपिडा ने इसे जरूरी बना दिया है कि शरीर के बचे हिस्सों को प्लांट के बाहर ना फेंका जाए। लिहाजा कंपनियों को अपनी चार दीवारी के भीतर
रेंडरिंग प्लांट के साथ साथ जल शोधक प्लांट भी लगाना पड़ता है। फिर भी प्रदूषण की शिकायतें सुनने को मिल जाती हैं। एपिडा से लाइसेंस हासिल ज्यादातर कंपनियां घरेलू बाजार के लिए सप्लाई नहीं करती। छोटे दुकानदार और छोटे बूचड़खाने ही घरेलू जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसी धारणा है कि इस कारोबार में मुसलमानों का दबदबा है, लेकिन असल में हर मजहब के लोग इससे जुड़े हुए हैं और बड़ी सहजता से ये काम कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब सारे मिलकर काम करते हैं। कुछ क्रिश्चियंस भी हैं जो जैसे उड़ीसा के हैं या आसाम के हैं, तो लोग क्रिश्चियंस भी काम कर रहे हैं। कुछ क्रिश्चियन भी हैं, सब सारे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान ही काम करेगा, लेकिन जो बूचर्स हैं ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं पहले से शुरू, इसलिए उनको उनके हाथ में वो है, फन है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी 25 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बिलीफ के हिंदू मुस्लिम में कुछ भेदभाव है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये साइकोलॉजिकली पॉलिटिकली हमारी थिंकिंग है कि कैसे लोगों को बांटा जाए। इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सबसे गरीब से गरीब जो बच्चा है, लड़की है जिसको कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, उनको जॉब यहाँ दी जाती है। आपने देखा अभी पूरे प्लांट में कि एटलीस्ट हमारी 30 to 35% लेडीज़ काम करती हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ ये इंडस्ट्री मुस्लिम की इंडस्ट्री है या हिंदू की इंडस्ट्री है, मगर मेजॉरिटी जो है डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनकी इंडस्ट्री है ये। फिलहाल भारत से पोर्क निर्यात नहीं होता, लेकिन एपिडा का मानना है कि कारोबारियों ने इस दिशा में रुचि दिखाई तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। मटन और चिकन की घरेलू खपत ज्यादा होने के कारण निर्यात में हिस्सेदारी कम है, लेकिन बफेलो मीट की घरेलू खपत देश में कम है, लिहाजा निर्यातक इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कई छोटे कारोबारी अब निर्यात में उतरने की इच्छा रखने लगे हैं। तमाम बहसों और तकरारों के बावजूद ये उद्योग अभी तरक्की की राह पर है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनको सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। दूसरे उद्योगों के साथ इसकी तुलना करें तो इसे अभी समाज में उस तरह से आम स्वीकृति हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन जब तक फूड हैबिट में और बाजार में इसका सिक्का चल रहा है, तब तक ये उद्योग पूरी तरह सुरक्षित है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। मुझे दीजिए कैमरा पर्सन नवीन के साथ इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इन लोगों को समझ नहीं पाओगे दिल पर जानी, गाय जिनकी अम्मा है और भैंस है जिनकी नानी। इन लोगों को समझ नहीं पाओगे दिल पर जानी, गाय जिनकी अम्मा है और भैंस है जिनकी नानी। गाय के पिछवाड़े से भरते पीने का पानी, फटे पटाखा तो कहते हैं था कोई पाकिस्तानी। देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी। लेते हैं पंगे बनते हैं खिलाड़ी, पंचर करवा लेंगे अपनी गाड़ी। लेते हैं पंगे बनते हैं खिलाड़ी, पंचर करवा लेंगे अपनी गाड़ी। इन्हें मार चाहिए ये है ऐसे ही, जूते खाएंगे ये फिर वैसे ही। चुपके बैठो खाओ दही और कर लो भोजन पानी, तुमको पता नहीं है कैसी कौम है पाकिस्तानी। उसके हमने मारा था ना भूलो बात पुरानी, फिर से हम दोहराना दे वो गुजरी हुई कहानी। आंखों में सुपर पावर के सपने हैं, भूखे नंगे जिनके शहरी अपने हैं। आंखों में सुपर पावर के सपने हैं, भूखे नंगे जिनके शहरी अपने हैं। चाय वाला कुछ बदला तो नहीं है, मोदी पागल ये समझा तो नहीं है। जितनी भी अफगानिस्तान में कर ले चरब ज़बानी,
कभी भी इनके हो नहीं सकते ये भाई अफगानी। इनको डबोएगा एक दिन गंगा मैया का पानी, मिल जाएगी मिट्टी में इंडिया की राम कहानी। देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी, देखो ये है हिंदुस्तानी। क्या वो आदमी वापस आ सकता है कि भारत की गवर्नमेंट उसकी लायबिलिटी लेगी? इसका जिम्मेदार भारत का दहशतगर्द हिंदू प्राइम मिनिस्टर, तालिबानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिसने गुजरात में भी कत्ल किए थे। आज पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है चित्राल में और बहुत लोग मरे हैं। आज उठा के आपने नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर दिया, वो भी अमेरिका से आते हुए लंदन में, जाने ने कितने दिन रुक जाते हैं उस पहाड़ में, उन्हें तो लंदन में रहने की आदत है, वो पाकिस्तान शॉर्ट करके आ रहे हैं। वैसे वो लंदन में पड़े रहते, पाए खाते रहते, उनको भी शर्म नहीं आती। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, कभी आपने सुना है? आपने जल्जले पे तो कॉल कर दी, क्या आपने उस घर में कॉल की जहां पर एक मुसलमान को इसलिए मार दिया गया कि उसने उस पर इल्जाम था कि उसने गाय का गोश्त खाया है? नरेंद्र मोदी साहब, don't play double standard. World knows you're the biggest terrorist of the world, worse than Osama bin Laden. You are Narendra Modi, Bharati Dehshatgard Taliban. That's what you are, Mr. Prime Minister. I respect your country. I respect your people. I live India. I believe India should live long with a successful, democratic country, but you do not have a democracy until you let everybody have the right. Don't say you're not going to have one single non-Hindu reside in India. We will kill everybody or kick everybody unless they become a Hindu. 800 बरस हम मुसलमानों ने भारत पर हुकूमत की। हमने तो आपको जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया, वहां एक भी मुसलमान न रहता, बल्कि हमारे बादशाहों ने तो आपकी हिंदू छोग नारियों से शादियां की, बच्चे पैदा किए उनमें से। हमने तो आपको हर तरह की छूट दी और आप मुसलमानों को, उनकी नस्लों को हिंदू करना चाहते हैं। जरा सोचिए मैंने क्या कहा है नाजरीन। आज वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया में खड़े होकर भारत और दुनिया में गोश्त खाने वाले लोगों, जैसे कहते हैं राइट्स फॉर गन राइट, राइट फॉर दिस, राइट फॉर दैट, राइट फॉर द गे कम्युनिटी, राइट फॉर लेस्बियन कम्युनिटी, इज अबाउट टाइम दैट एवरी कम्युनिटी इन अमेरिका stand up and say right for the meat eater, stop killing in India and allow Muslim to eat meat. This is something challenge because Hindu terror Talibani government of India is blocking Muslims from eating meat. Nobody can eat meat. Nobody can kill cow. Yet they are the largest meat industry in the world because they make dollars. Exporting industry, they make dollars. They love your dollars, but they don't want you to eat meat. मेरे अल्फाज सख्त है, गलती कर दी हो तो माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है। जहां तक आपने मुझे अपनी दिखती हुई आंखों से देखा, धड़कते हुए दिल से महसूस किया, आपने सुनते हुए कानों से मुझे सुना, आप ये चलते हुए दिमाग से सोचिए कि जो बातें मैंने की हैं क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो खुदारा मेरा साथ दीजिए। मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मुझे नाज है पाकिस्तान के बेटे होने पर, मुझे नाज है मुसलमान होने पर। एंड आई एम मीट ईटर। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के कहता हूं कि मुझे गोश्त खाने से मोहब्बत है और मैं बड़े मजे से गाय का गोश्त खाता हूं, उसके स्टेक कट कट के निहारी खाता हूं, स्टेक खाता हूं, बड़े मजे से खाता हूं, बोटी कबाब खाता हूं। उन मुसलमानों को भी हक है, उनके हक के लिए खड़ी है। ये मर्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्गा ठरका ऑर्गेनाइजेशन, इनको छोड़िए, लानत डालिए, आगे बढ़िए और दूसरों का साथ दीजिए। कोई अल्फाज सख्त तो माफ कर दीजिएगा, सच्चाई पे मबनी थे। मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है ना, जहां तक पहुंचे चलता हूं। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, व्हाट ही बी द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।